लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत अब होने जा रही है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और कार्रवाई की शुरुआत और इंतजार खत्म होता हुआ जैसे ही कार्रवाई अब सीधी तस्वीरें आपके सामने। निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country, but what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people ये भी नहीं सोच पाए थे उस समय कि लोग जो दूसरे देश के लोग हैं उनको अपने सगे संबंधियों से वंचित होना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए, और कुकिंग गैस दी गई। सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं, और फायरमैन हैं, और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं जरूरत पे उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके, और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3, और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए RBI के द्वारा जो कदम उठाए गए वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए, और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था। सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया, और जो समाज के जो गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई, और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज
उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए और पब्लिक सेक्टर के PSU के क्षेत्र में एक राशन कार्ड और उत्पादन से संबंधित जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में। और आयकर का जायजा लिया गया, TVT और वित्तीय समावेशिकता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये सिर्फ हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि वो 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और हमारे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं और जो प्रयास उन्होंने किए हैं। ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इससे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम बिल्कुल हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम ये नहीं, हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं वो उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और हमें और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है, 1000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दिखाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट और इससे भी इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने को तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि और हम चाहते हैं कि समावेशिता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आजादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है
राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। In Part A, Part- I wish to lay a vision for Atmanirbhar. का में मैं Atmanirbhar आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो such as the G20, हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20, ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अवसंरचना का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें आर्थिक प्रयास किए हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो है 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आजादी का 2022 में और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे और 6 स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम अधिक कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे। क्यूरेटिव और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए की लागत से हम इस परिवार का आरंभ करेंगे। इसमें परिवार होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं इस कार्य में लगे हुए हमारे संस्थान हैं वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5 इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और
एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे, केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होंगे। न्यूट्रिशन पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे, विजन और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगी ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ हो और ये 3 आवश्यक जरूरतें हैं हमारी ताकि हम सभी को जल जीवन मिशन उसकी शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि सभी को जल आपूर्ति हो सके। 4300 जो से अधिक जो हमारी लोकल बॉडी है वहाँ पर जल मिल सके, पानी मिल सके और सभी जगह पानी पहुँच सके, पानी का कनेक्शन दिया जा सके और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको 5 सालों में इसको लागू किया जाएगा। इसमें परिव्यय होगा 2,87,000 करोड़ का परिव्यय आएगा, इसमें खर्च आएगा। स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से और जो हवा में प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके और जो निर्माण के क्षेत्र में जिससे प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके और जो स्वच्छ भारत मिशन इसके लिए डंप साइट जो है स्वच्छ भारत मिशन में 2 इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। जल स्वच्छ वायु हो क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 45 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की इसके लिए माननीय अध्यक्ष हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे जो स्क्रैपिंग नीति है ताकि जो पुराने जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो पर्यावरण के अनुरूप होगा और कचरा जो है और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, व्हीकल का वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है और 15 वर्ष जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। वैक्सीन मेड इन इंडिया, नई कोकन वैक्सीन जिसका भारत में बनाया गया है और जो 5 राज्यों में जो सारे देश में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। 50,000 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोका जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020 में मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर जाती हूं जो कि वित्तीय परिव्यय और ढांचागत विकास के संबंध में है। आत्मनिर्भर भारत
जो उत्पादन से संबंधित लिंक परियोजना है, इस संबंध में मैं आपके सामने बहुत ही दबाव देकर यह कहना चाहती हूँ, जहाँ तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का संबंध है और विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, इसके लिए विनिर्माण को दूसरे अंक पर बढ़ना होगा। जहाँ तक विनिर्माण कंपनियां हैं, उन्हें बहुत ही अभिन्न अंग बनाना होगा विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना होगा, ताकि सभी प्रकार की PIL योजनाएं हैं वहां पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। और यह 13 क्षेत्रों में दिए गई है और भारत सरकार ने इसके लिए 1.97 करोड़ रुपए 5 वर्ष की अवधि के लिए दी गए हैं, जिसकी आरंभ इसी वर्ष से होगा। इसके साथ ही हमें स्वास्थ्य और हमारे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उसमें हमें विश्व स्तर पर हम उभरेंगे और हमारे युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। जहाँ तक कपड़ा का संबंध है, टेक्सटाइल का संबंध है, मैं कहना चाहती हूँ कि विश्व स्तर पर हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा करें, इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है और इसके लिए एक योजना है मेघा निवेश टेक्सटाइल पार्क। यह शुरू किया जाएगा PIL योजना के अतिरिक्त और इसके माध्यम से विश्व स्तर का ढांचागत विकास किया जाएगा और इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि विश्व स्तर के जो चैंपियन हैं वह निवेश में हम उनको बढ़ा सकें। 7 ऐसे पार्कों की स्थापना की जाएगी 3 वर्ष के भीतर। लेकिन जहाँ तक ढांचागत विकास का संबंध है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, NIP, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। यह परियोजनाएं जो पाइपलाइन है यह 7,400 योजनाओं तक फैली है। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं, कुछ मूलभूत परियोजनाओं के और मंत्रालय के तहत उनको पूरा कर दिया गया है। यह जो हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं और यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वह आगामी वर्षों में से पूरा करेगी और इसमें बहुत ज्यादा हमें निधियां चाहे सरकारी और वित्तीय क्षेत्र से मिलेंगे इस वर्ष के बजट में। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मैं कठोर कदम उठाऊंगी। यह 3 तरीके से काम किया जाएगा। पहला काम किया जाएगा कि मैं संस्थागत ढांचागत विकास करूंगी और मैं जो आस्तियां हैं उनका विमुद्रीकरण करूंगी और साथ ही साथ जो खर्च है वह केंद्रीय और राज्य बजट में उसको भी बढ़ाऊंगी। लेकिन जहाँ तक ढांचागत नेम है वह लंबी अवधि के जो इसमें वित्त है वह पेशेवर रूप से इनका प्रबंधन किया जाता है और इसमें संस्थागत चीजों का विकास करना होगा। इसे परंतु के रूप में लाकर हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम बेहतर रूप से काम करें और इसके अनुसार मैं एक ऐसा विधेयक लेकर आऊंगी ताकि हम ऐसे संस्थानों को विकसित कर सकें और इसके लिए मैंने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस संस्थान के लिए। और हमारी महत्वाकांक्षा यह है कि हम एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 5 लाख करोड़ इस BFI के लिए दिए जाएं और यह 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा। जहाँ तक चीजों का संबंध है जिसमें कि हम इसमें ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसमें आगे करें और इसमें यह सब काम करके हम यह काम करेंगे महोदय। इसके माध्यम से जो ऐसी जो चीजें हैं उनका विकास किया जाएगा और साथ ही साथ हम जो रियल एस्टेट क्षेत्र में है उसको भी हम काफी बढ़ा देंगे। लेकिन जहाँ तक आस्ती विमुद्रीकरण का संबंध है, इस संबंध में आपको कहना चाहती हूँ Monetizing operating public infrastructure assets कि is a very important यह जो हम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है एक नई आस्तियों के लिए। मैं एक संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। एक आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड की प्रगति को ट्रैक करने के लिए और निवेशकों को देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सृजित किया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं।
नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL में से प्रत्येक ने एक INVIT प्रायोजित की है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी। 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ प्रचलित हो रही 5 सड़कें NHAI INVIT को अंतरित की जाएगी। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन आस्तियां PGCIL INVIT के लिए अंतरित की जाएंगी। रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर आस्तियों को चालू होने के पश्चात प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा। विमानपत्तनों का आगामी लॉट प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। अन्य प्रमुख अवसंरचना आस्तियां जो मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोल आउट की जाएंगी वे हैं NHAI प्रचालनात्मक टोल रोड, PGCIL की ट्रांसमिशन आस्तियां, गेल IOCL तथा HPCL का तेल और गैस पाइपलाइनें, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में AAI विमानपत्तन, अन्य रेलवे अवसंरचना आस्तियां, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम जैसे लोक उद्यम वेयर हाउसिंग आस्तियां तथा नेफेड इत्यादि और खेल स्टेडियम। पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि। बजट अनुमान 2020-21 में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए थे। हमारा यह प्रयास था कि संसाधनों की कमी के बावजूद हमें पूंजी पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना चाहिए और हम वर्ष के अंत तक लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद रखते हैं। For 21-22, I propose a sharp increase in 2021-22 के लिए मैं पूंजीगत वृद्धि में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव करती हूँ और इस प्रकार 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जो 2021 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। इसका मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है जो पूंजीगत व्यय पर अधिक प्रगति दर्शाती है और अधिक निधियों की आवश्यकता है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। हम अवसंरचना के सृजन पर अपने बजट में अधिक खर्च करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के लिए विशिष्ट तंत्र भी तैयार करेंगे। Roads and highways infrastructure. सड़क और राजमार्ग अवसंरचना 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारत माला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दे दिया गया है जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है। वर्ष 2022 तक हम दूसरे 8,500 किलोमीटर का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11,000 किलोमीटर को पूर्ण करेंगे। सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कॉरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है। कुछ इस प्रकार है। 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करेंगे। इनमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थैलूर कॉरिडोर शामिल हैं और निर्माण कार्य आगामी वर्ष से प्रारंभ होगा। 1,100 किलोमीटर केरल में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल राज्य में 1,100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य है किलोमीटर सेक्शन और इसमें कन्याकुमारी कॉरिडोर
in Kerala. मौजूदा सड़क कोलकाता सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 किलोमीटर की लागत का राष्ट्रीय निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। of highway works in the state of और West इसके साथ Bengal जो at a cost of पश्चिम बंगाल मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल 25,000 कोलकाता सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कार्य है। National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the असम राज्य में इस समय लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य आसाम में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के 1,300 किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षों में राज्य में निष्पादित किए जाएंगे। कुछ फ्लैगशिप कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें 2021-22 में पर्याप्त कार्यकलाप दिखाई देंगे अनुबंध 2 में दी गई हैं। मेरे भाषण के मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान कर रही हूँ, जिसमें से पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए हैं जो अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनरेबल स्पीकर सर, रेलवे अवसंरचना। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भारत कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित है। 2021-22 में पूर्वी DFC का सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर PPP मोड में शुरू किया जाएगा और यह इस वर्ष शुरू किया जाएगा। 274.3 किलोमीटर का गोमो दानकुनी खंड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। हम भावी समर्पित भावी कॉरिडोर परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉड गेज 2 किलोमीटर RKM 46,000 RKM अर्थात RKM है ये 46,000 किलोमीटर, मतलब 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 RKM से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है और ब्रॉड गेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। हम यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHV कोच आरंभ करेंगे। गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने से समाप्त हो जाएगी। मैं रेलवे के लिए 1,10,000 और 55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान कर रही हूँ, जिसमें से 1,60,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर,
We will work towards शहरी raising the अवसंरचना। share of public transport हम in urban मेट्रो areas रेल नेटवर्क through के विस्तार और expansion of सिटी metro सेवा rail network बस सेवा की and वृद्धि के augmentation माध्यम of से city bus सार्वजनिक service. परिवहन के हिस्से The को new बढ़ाने scheme के will be लिए launched कार्य करेंगे। at a cost of 18,000 सार्वजनिक बस crores परिवहन सेवाओं की to वृद्धि के support समर्थन के लिए augmentation of public 18,000 bus करोड़ transport रुपए की लागत पर The scheme एक will नई योजना facilitate लॉन्च करेंगे। यह योजना deployment of innovative 20 PPP models यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त अधिग्रहण, प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए नव प्रवर्तनकारी पीपीपी मॉडलों की तैनाती को सुकर बनाएगी। यह योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, हमारे युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी और शहरी निवासियों के आवागमन की सुविधा को बढ़ाएगी। कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो प्रचालन में है और 1016 किलोमीटर मेट्रो और RRTS 27 शहरों में निर्माणाधीन है। 2 new technologies, that is, दो नई प्रौद्योगिकियां अर्थात मेट्रो लाइट और मेट्रोनियो समान अनुभव सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए तथा टियर 2 शहरों में सुरक्षा तथा टियर 1 शहरों के परिधि क्षेत्रों में तैनात की जाएगी। Central counterpart funding will be provided to केंद्रीय हिस्से की धनराशि निम्नलिखित को दी जाएगी। कोची मेट्रो रेलवे फेज 2 जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर और लागत 1957.05 करोड़ रुपए होगी। चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 2 जिसकी लंबाई 118.9 किलोमीटर और लागत 63.246 करोड़ रुपए होगी। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A और 2B जिसकी लंबाई 58.19 किलोमीटर और लागत 14,788 करोड़ रुपए होगी। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 और नासिक मेट्रो जिसकी लागत क्रमशः 5,976 करोड़ रुपए और 2,092 करोड़ रुपए होगी। विद्युत अवसंरचना पिछले 6 वर्षों में विद्युत क्षेत्रों में कई सुधार और उपलब्धियां देखने में आई हैं। हमने स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट्स का इजाफा किया है और 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए हैं और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ाई हैं। देश भर में सम्मिश्रण कंपनियों का अपना एक अधिकार रहा है, चाहे वह सरकारी कंपनियों या निजी कंपनी। अब हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक सम्मिश्रण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। मैं इसको पुनः पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक सम्मिश्रण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। इन सम्मिश्रण कंपनियों की व्यवहारिता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक परिष्कृत एवं सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण योजना 5 वर्ष में शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स का उन्नयन आदि आते हैं जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को तैयार करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। पोत नौवहन जल मार्ग
बड़े बड़े पत्तन जो कि अपने संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं, अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी PP के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनके तहत 21-22 में और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों और CPSI के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 अधिनियमित किया है और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन LDT है, को 2024 तक 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हमारी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदमों की घोषणा की जा रही है। पहला, उज्ज्वला स्कीम, जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें। हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। वित्तीय पूंजी, हम सेबी एक्ट 1992, डिपोजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्ति संगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। सरकार GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय या फिनटेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है। इस दबाव के वक्त में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सामान्यतः सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबाव युक्त और सामान्य समय अर्थात दोनों ही स्थितियों में निवेश परक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने देश में सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।
as a right मैं of all financial प्रस्ताव करती हूँ investors across कि all financial जो products. जितने To give a further boost to the वित्तीय non-conventional energy sector, I propose to provide गैर additional capital परंपरागत infusion ऊर्जा of क्षेत्र 1,000 को और crores अधिक बढ़ावा to देने Solar के लिए Energy Corporation of India, मेरा प्रस्ताव भारतीय and सौर ऊर्जा निगम में 1,500 1000 करोड़ रुपए to और Indian भारतीय Renewable नवीकरणीय Energy Development विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त I पूंजी को propose to लगाने का है। amend the Insurance Act 1938 to मैं increase the permissible बीमा क्षेत्र में FDI limit एफडीआई को from 49% बढ़ावा देने के लिए to मेरा प्रस्ताव 74% बीमा in अधिनियम insurance 1938 में संशोधन and किए जाने का है, allow जिससे foreign इसके लिए बीमा ownership कंपनियों and में control अनुज्ञेय with एफडीआई सीमा को safeguards. 49% से Under the बढ़ाकर new structure, 74% की the जा सके और majority of सुरक्षा directors उपायों को on the अपनाते board हुए and विदेशी key स्वामित्व management और persons नियंत्रण को would स्वीकृति be दी जा सके। resident इस नई Indians संरचना के with at अंतर्गत least बोर्ड के 50% ज्यादातर of निवेशक और directors प्रबंधन से being जुड़े प्रमुख व्यक्ति independent directors रेजिडेंट इंडियन and होंगे, जिनमें कम से कम specified 50% percentage of निदेशक being स्वतंत्र retained निदेशक as होंगे और general लाभ का एक reserve. विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा Stress जाएगा। asset resolution by setting up a new structure. एक नई संरचना को The high level स्थापित of करके provisioning तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान। Public sector सार्वजनिक banks क्षेत्र के बैंक of अपने their stress संकटग्रस्त assets परिसंपत्ति calls for a के measure लिए to उच्च clean up स्तर का प्रावधान bank कर books. सके, इसके लिए An ऐसे asset उपाय की जरूरत है reconstruction company जिससे limited बैंक के and बही asset खाते ठीक हो management सके। company would एक be set एसेट up रिकंस्ट्रक्शन to कंपनी consolidate लिमिटेड and take और over एसेट the मैनेजमेंट कंपनी का existing गठन किया stressed जाएगा, debt जिससे वर्तमान and के then तनावग्रस्त manage ऋण को and समेकित dispose किया जा of the सके assets और उसे to अपने हाथों में alternative लिया जा investment सके। funds फिर and उसके other बाद उस potential परिसंपत्ति का investors वैकल्पिक for निवेश कोष eventual में value निपटान किया जा सके realization. और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि Recapitalization of उसका अंतिम PSB. मूल्य प्राप्त हो सके। To further consolidate the financial capital पीएसबी का capacity पुनर्पूंजीकरण। of PSB, पीएसबी further की वित्तीय क्षमता recapitalization को of और अधिक 20,000 समेकित crores करने के is लिए proposed बस in 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए Deposit और insurance. का पुनः पूंजीकरण किए Last जाने का year, प्रस्ताव है। जमा Government बीमा। had approved an पिछले वर्ष increase in the deposit सरकार ने insurance बैंक cover ग्राहकों के लिए from डिपॉजिट 1 बीमा lakh कवर को rupees to 5 1 लाख lakhs रुपए for bank से customers. बढ़ाकर 5 लाख रुपए I तक shall be moving कर दिए amendments जाने के लिए अपनी to मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं। for NBFC, छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एनबीएफसी के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कंपनी मामले। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है
कि ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकें और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए। ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की सीमा को 162 दिन की रखी गई है, उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों एनआरआई को भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई कोड सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूँ। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यूनतम CPSE को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी CPSI का निजीकरण किया जाएगा। इस नीति की मुख्य बातें अनुबंध 3 में उल्लिखित कर दी गई हैं। विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा NITI से कहना है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिसमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहन परक पैकेज लाने वाले हैं। बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये नॉन कोर परिसंपत्तियों में ज्यादातर वे अतिरिक्त भूमि आती हैं जो कि सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी हैं। इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनकी बिक्री करके या रियायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग किया जाए जो कि इस कार्य को पूरा कर सके। बीमार पड़ी या घाटे में चलने वाली CPSE को समय से बंद करने के लिए हम एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को बंद किया जा सकेगा। हमने विनिवेश में 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है।
government financial reforms under the treasury सरकारी वित्तीय सुधार the TSA system, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TSA के अंतर्गत स्वायत्त शासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली बचत लागत बच जाती है। हम 2021-22 से इस TSA सिस्टम को सर्वसुलभ रूप से लागू करने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने का विस्तृत कार्य किया है। इससे इनके परिव्यय को समेकित किया जा सकेगा और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का है। Sir, the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. आकांक्षी भारत का समग्र विकास। Under this pillar, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्तंभ के नीचे हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों और वित्तीय समावेशन को कवर करने वाले हैं। कृषि सरकार किसानों को कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। MSP की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मैंने दी है वो सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए थी और 2020-21 में स्थिति और भी अच्छी हुई तथा किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको इनका लाभ मिला है 19-20 में के वो 43.36 लाख तक पहुंच गई है, जो 1920 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। यहाँ तक कि 2020-21 में स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में यह 2020-21 में यह स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में ये खरीद जारी है, इसलिए मैं अंतिम आंकड़े नहीं दे सकती हूँ। इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों
की संख्या जो 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। इसी तरह दालों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 के 90 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 27 जनवरी 2021 को 25,974 करोड़ रुपए हो गई है। इसका जो ब्यौरा है, मैं जो आंकड़े आपको दे रही हूँ वो 27 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इसका 90 करोड़ रुपए जो 2013-14 में थे उसे 25,974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1,80,000 संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है। हमारा ध्यान जो होगा वो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर हो। हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। नाबार्ड के अंतर्गत जो 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, मेरा प्रस्ताव इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसको दोगुना करने का है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ENAM के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ENAM जो है से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा देखने में आई है, उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को ENAM के अंतर्गत लाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। मत्स्यिकी, मैं इसमें प्रस्ताव करती हूं कि हम आधुनिक मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास करेंगे। सीवीड फार्मिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए हैं। कुल लाभार्थियों को 86% होते हैं। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी। गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसे पोर्टल को शुरू करने का है, जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है। इससे प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। 4 श्रम संहिताओं को लागू करके हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। Minimum wages will apply to all categories of workers. सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे। वित्तीय समायोजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से कम करके 15% कर दिया जाए और इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाए। हमने एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में भी हमने इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान का भी 2 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथे स्तंभ पर आती हूँ, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का अच्छा स्वागत हुआ है। विद्यालयी शिक्षा, 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा, ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वे अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण परक विद्यालय के रूप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा, बजट 2019-20 में मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। यह एक छत्रक निकाय होगा, जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिंग के लिए 4 अलग-अलग घटक होंगे। हमारे अधिकतर शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं, जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 प्रमुख संस्थान हैं। ऐसे 9 शहरों में हम औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करेंगे, जिससे इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक लो ग्रांट अलग से रखा जाएगा।
लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है। इस NEP के हिस्से के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं की सूची अनुबंध 5 में दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। हमने अपने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए करने का है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने में मदद मिलेगी। हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया है। हमने इस बाबत केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है। हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं। कौशल 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि हमारे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त अरब माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कौशलपूर्ण अर्हता आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सके और साथ ही साथ प्रमाण पत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहयोगी ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता, तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास करने वाले हैं। इनोवेशन एंड R&D। अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। अपने जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी। अब हमने इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस NRS की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। विगत हाल में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। We will undertake a new initiative, National Language Translation हम Mission. एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। The new Space India Limited, a PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS-51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। Oceans are a storehouse of living and non-living resources. हमारे सागर जैविक और गैर जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक गहरा सागर मिशन शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को
तथा गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय छठे स्तंभ पे आती हूँ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 6 स्तंभों में से आखिरी स्तंभ पर आती हूँ। यह हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में सुधारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। हमने तीव्रता पूर्वक न्याय देने के लिए विगत 6 वर्षों में अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैं अब अधिकरणों के कार्यकरण को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव करती हूँ। हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वैश्विक आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त परिचर्या वृत्ति में पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिचर्या और धात्री विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन देन करते हैं और संविदाएं निष्पादित करते हैं, उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रता पूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे गैर सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। For this monumental milestone marking task, इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से मैं गोवा सरकार को आयोजन के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 40 श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। राजकोषीय स्थिति। मेरे भाषण के भाग क के इन अंतिम कुछ एक अनुच्छेदों में मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्व का अंतर्वाह फीका रहा। यह समाज के आरक्षित वर्गों, विशेषकर निर्धन लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य राहत मुहैया कराने के लिए अत्यधिक व्यय किए जाने के साथ मिलकर घटित हुआ। कई अन्य देशों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के पैकेजों की श्रृंखला का रास्ता चुना ताकि हम परिवर्तित होती स्थिति के अनुसार अपना रिस्पांस अंशशोधित और लक्षित कर सकें। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति स्थिर हुई और लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जाने लगा, हम सरकारी खर्च बढ़ाने में लग गए ताकि घरेलू मांग में प्राण डाली जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान व्यय की तुलना में हमारा जो संशोधित अनुमान आकलन का 74.50 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़ रुपए से एक वर्ष के अंदर हम इसे 74.50 लाख करोड़ रुपए पर ले जा रहे हैं। हमने व्यय की गुणवत्ता बनाए रखी है। पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान
2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधियन किया है। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके। 2021-22 में व्यय के लिए हमारा बजट अनुमान आकलन 74.83 लाख करोड़ रुपए है। This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure. इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। इस तरह 2020-21 के बजट अनुमान आंकड़ों पर 34.5% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। हमारी योजना है कि हम राजकोषीय समेकन के अपने पथ पर चलना जारी रखें और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5% पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर और दूसरे परिसंपत्तियों जिसमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal 15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रहे हैं। Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP. इस उच्च सीमा का एक हिस्सा वृद्धि परक पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5% के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्च सीमा के शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लेके आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जुलाई 2019-20 बजट में मैंने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेश किया था। उसमें सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों का खुलासा किया गया था जो भारत सरकार की योजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में जाती हैं। I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue अपने 2020-21 के बजट में मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया था। इस दिशा में और कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020-21 में और बजट अनुमान 2021-22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले NSFF ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूँ। अतिरिक्त बजटीय संसाधन विवरण अनुबंध 6 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि FRBM अधिनियम निर्देशित करता है कि जीडीपी के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष के अभूतपूर्व
प्रत्याशित परिस्थितियों को ये जरूरी बना दिया है कि FRBM अधिनियम की धारा 4, 5 और 7, 3, 6 के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं FRBM दस्तावेज के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। सामान्य वर्ग, जिससे पहले मैंने उल्लेख किया है, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं FRBM अधिनियम में संशोधन पेश प्रस्तुत करूंगी। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस सिफारिश का पालन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए जारी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के एक राजा या वो ऐसा होता है जो संपत्ति है उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता है। ये तिरुकुरूल की शब्द हैं। हम आते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब आते वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं,
for senior citizens हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, interest in उनको जिनको केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. भुगतानकर्ता बैंक उनकी Reduction in आय time पर आवश्यक for कर की income कटौती tax कर लेगा। proceedings. This is a very key से announcement समय which you are asking. कम लगेगा। Honorable Speaker, ये महत्वपूर्ण presently an घोषणा है। assessment can be माननीय अध्यक्ष reopened महोदय, up to 6 years वर्तमान and in में serious tax fraud एक cases आकलन for है up to 10 years. कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर Taxpayers have to remain कर धोखाधड़ी के under मामले में 10 uncertainty वर्ष for a तक very पुनः long खोली time. जा सकती है। I therefore इसके propose परिणाम to स्वरूप reduce करदाताओं को this लंबे समय तक for अनिश्चितता की reopening of बीच रहना पड़ता है। from the इसलिए मैं कर present निर्धारण 6 प्रक्रिया years. को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव In करती हूँ। serious tax evasion cases too, only where there is कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल evidence of जहाँ concealment एक of वर्ष income में of 50 lakh or more in a year. 50 लाख रुपए या उससे अधिक In की आय को serious छिपाने का tax साक्ष्य evasion है। cases too, only where there is evidence कर of निर्धारण को concealment 10 of वर्ष income तक of 50 पुनः lakh खोला or जा more सकता है। in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval इस of the तरह principal पुनः खोले chief जाने officer, का the कार्य भी highest आयकर level of विभाग के income tax उच्चतम department. स्तर के अधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन Setting के up बाद ही the पुनः खोला जा Dispute सकता है। Resolution Committee. Honorable Speaker, विवाद It has समाधान been the resolve समिति of की this government स्थापना। to reduce माननीय litigation, अध्यक्ष महोदय, which ये marks इस present प्रकार taxation. सरकार का संकल्प रहा है Government came out कि with direct मुकदमेबाजी को taxation कम किया जाए, to give taxpayers an जिसने opportunity to वर्तमान settle कराधान unpending प्रणाली को बिगाड़ दिया। and be relieved to सरकार further strain करदाताओं को on लंबे their समय से लंबित पड़े उनके विवादों को The निपटाने response का from अवसर प्रदान taxpayers करने has been the best ever, और as समय और over संसाधनों पर पड़ने वाले 2,10,000 अतिरिक्त बोझ से taxpayers उन्हें राहत have दिलाने already के लिए opted to settle प्रत्यक्ष tax कर विवाद से disputes विश्वास of स्कीम over लेकर आई थी। इस स्कीम को करदाताओं ने सहर्ष स्वीकारा under the और scheme. 30 जनवरी 2021 तक इस स्कीम To के further तहत reduce 1,10,000 से litigation अधिक for small करदाताओं ने I propose to 85,000 करोड़ रुपए से constitute a अधिक dispute मूल्य के resolution करदाता committee for them, को निपटाने का which will विकल्प be दिया। faceless to ensure efficiency, छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से मैं विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ, जो दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस होगी। 50 लाख रुपए तक की कर दे आय और 10 लाख रुपए तक की विवाद आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता के लिए पात्र होगा। फेसलेस ITAT कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए विवेकाधिकार को कम करने के लिए हम कराधान प्रक्रिया को फेसलेस और क्षेत्राधिकार विहीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सरकार ने इस वर्ष पहले फेसलेस कर निर्धारण और अपील शुरू कर दिया है। आय पर अपील का अगला स्तर आयकर अपील अधिकरण होगा। अब मैं इस अधिकरण को फेसलेस बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र की स्थापना करेंगे। अधिकरण और अपीलकर्ता के बीच में होने वाला सारा पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक होगा। जहां व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ती है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। को क्रेडिट लेने में मुश्किल आती है, विशेषकर जब अनिवासी भारतीय भारत लौटते हैं तो उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों को उन्हें प्रोद्भूत आय को लेकर उनके कुछ सरोकार होते हैं। अब आती हूँ लेखा परीक्षा से छूट के बारे में। वर्तमान में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको अपने खातों की लेखा परीक्षा करानी होती है। फरवरी 2020 के बजट में मैंने उन लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाई थी जो अपने 95% लेन देन डिजिटल आधार पर करते हैं। डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने और कर अनुपालना बोझ कम करने के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। लाभांश के लिए राहत। पिछले बजट में मैंने निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था। लाभांश शेयर धारकों के
में कर दे बना दिया था। अब कर अनुपालन की सुगमता के लिए मैं RIIT इनविट में लाभांश के भुगतान को स्रोत पर कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त क्योंकि अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए शेयर धारकों द्वारा लाभांश आय की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं ये प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश की घोषणा उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैं लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती का प्रस्ताव करती हूँ। अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित बनाना। पिछले बजट में अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स को भारतीय अवसंरचना में निवेश में होने वाली उनकी आमदनी पर कतिपय शर्तों के अधीन 100% कर छूट दी थी। हमने ये पाया कि ऐसी कुछ निधियां इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में फंड भारत में निवेश करें, मैं प्राइवेट निधियन पर निषेध, व्यावसायिक गतिविधियों और अवसंरचना पर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित इनमें कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके अवसंरचना के वित्त पोषण की अनुमति देने के लिए मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों को इस बात के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। Affordable housing and rental housing. किफायती आवास या किराया आवास। And affordable housing. ये सरकार सभी के लिए आवास और किफायती आवास को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में देखती है। पिछले बजट में मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया था। इस कटौती की पात्रता को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस तरह 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए गए ऋणों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा किफायती आवास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। As I mentioned in part A of the speech, the government is committed to making जैसा कि मैंने इस भाषण के भाग क में उल्लेख किया, सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को IGFT के एक वैश्विक वित्तीय हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले से दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा मैं अन्य बातों के साथ साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी लाभ के लिए कर अवकाश विदेशी पट्टाकर्ताओं को दिए गए एयरक्राफ्ट पट्टा किराया के लिए कर छूट। IFSC में विदेशी निधियों ले जाने के लिए कर प्रोत्साहन और IFSC में स्थित विदेशी बैंकों के निवेश प्रभाग को कर छूट की अनुमति शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की अनुपालना सुगमता के लिए वेतन, आय, कर भुगतान, TDS आदि ब्यौरे कर विवरणी में पहले से भरे हुए आते हैं। कर विवरणी भरना और आसान बनाने के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभ, लाभांश आय और बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस आदि से प्राप्त ब्याज के बारे में पहले से ही भरे हुए होंगे। छोटे न्यासों को राहत।
whose annual receipt does not छोटे स्कूल अस्पतालों को चलाने के लिए लघु सेवा न्यासों पर अनुपालन बोझ कम करने की उम्मीद करते हैं। अभी तक ऐसी संस्थानों को छूट मिली हुई थी जिनकी वार्षिक प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। श्रमिक कल्याण, हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता भविष्य निधि, अधिवर्षता निधि इत्यादि के तहत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर लेते हैं, परंतु उन अंशदानों को निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों को ब्याज का आय की हानि होती है। ऐसे मामलों में जहां नियोक्तावाद में वित्तीय रूप से अक्षम हो जाता है, वहां अंशदान जमा न करने के कारण कर्मचारियों को स्थायी नुकसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का अंशदान समय पर जमा हो, मैं फिर से कहती हूँ कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को विलंब से जमा किए जाने की नियोक्ता की कटौती के रूप में कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। Incentives for startups. स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा स्टार्टअप्स में फंडिंग प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करूंगी, जीएसटी। इससे पहले कि मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आऊं, मैं सदन को जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगी। जीएसटी अब 4 वर्ष पुराना हो गया है और इसे और सरल बनाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न। दूसरा, छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली। चौथा, अधिप्रमाणित इनपुट कर विवरण। पांचवा, पहले से भरा हुआ संपादन योग्य जीएसटी रिटर्न। और छठा, अलग अलग समय पर रिटर्न का भरा जाना। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। हमने विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए डीप एनालिटिक्स और कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। जीएसटी काउंसिल ने बड़े परिश्रम से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस काउंसिल की अध्यक्षा के रूप में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोभी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। हमारी सीमा शुल्क नीति को 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना। अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में पिछले वर्ष हमने 80 पुरानी रियायतों को समाप्त करते हुए सीमा शुल्क संरचना की पूरी तरह से जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुनर्विलोकन पर सुझाव देने के लिए क्राउड सोर्सिंग कॉल्स पर बड़े उत्साह से जवाब दिया है। मैं अब इस वर्ष 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं अपने आप को दोहराती हूँ कि मेरा ये प्रस्ताव है कि 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। हम इसे व्यापक रूप से परामर्श करके करेंगे और 1 अक्टूबर 2021 से हम विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित करेंगे। मैं यह प्रस्ताव भी करती हूँ कि अब से सीमा शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तारीख से 2 वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल फोन उद्योग।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तीव्र गति से विकास हुआ है। अब हम मोबाइल और चार्जर जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। बृहत्तर घरेलू मूल्य वर्धन के लिए हम चार्जरों के कल पुर्जों और मोबाइल के सब पार्ट्स से कुछ रियायतें वापस ले रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल के कुछ कुल पुर्जे शून्य दर से साधारण 2.5% में चले जाएंगे। लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल ही में हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण एमएसएमई और अन्य प्रयोक्ता उद्योगों को काफी आघात पहुंचा है। इसलिए हम गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एक समान तथा लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% करके सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। धातु का पुनर्चक्रण करने वालों जो अधिकांश एमएसएमई को राहत देने के लिए मैं स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ स्टील उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी का भी प्रतिसंहरण कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त तांबा पुनर्चक्र को राहत प्रदान करने के लिए मैं तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही हूँ। वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है। हस्त निर्मित वस्त्र में कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्क को युक्ति संगत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम नायलॉन चेन को पॉलिस्टर और मानव निर्मित अन्य रेशे के बराबर ला रहे हैं। हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर पर धागे पर बीसीडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% कर रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में भी मदद मिलेगी। रसायन, हमने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को अंशशोधित किया है ताकि घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्वरूप प्रतिलोमन को ठीक करने के लिए हमने नाफ्ता पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर रहे हैं। सोना एवं चांदी, वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो कि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्ति संगत बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा भागक्रम में हमने पहले स्वीकार किया कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। कैपिटल इक्विपमेंट एंड ऑटो पार्ट्स, पूंजीगत उपस्कर और ऑटो पार्ट। देश में भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है। हम दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा करेंगे। हालांकि हम कुछ मदों पर शुल्क दरों में तुरंत संशोधन कर रहे हैं। हम टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें 7.5% का सीमा शुल्क लगेगा और इसके पुर्जों पर to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. इनमें से लगभग We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers. हम कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः एमएसएमई द्वारा बहुतायात में customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products. सिंथेटिक जेमस्टोन पर सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं। कृषि उत्पाद, कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए हम कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग आधारित छूट भी on items like maize bran, rice bran, oil cake and animal feed additives.
एक समान रूप से 15% पर है। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक परिरक्षित और सुसंस्कृत करते हुए हम अधिक उत्पादन कर सके। इससे हमारे किसानों को पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस उद्देश्य से संसाधन निर्धारित करने के लिए मैं थोड़ी संख्या में वस्तुओं पर कृषिगत अवसंरचना और विकास उपकर का प्रस्ताव करती हूँ। हालांकि यह उपकर लगाते समय हमने यह ध्यान रखा है कि अधिकांश के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। प्रक्रियाओं को युक्ति संगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाना, उनके न्याय संगत अनुप्रयोग के लिए हम एडीडी और सीवीडी लेवी से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करते हैं। सीमा शुल्क जांच पूरी करने के लिए हम निश्चित समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हमने तुरंत सीमा शुल्क पहल लागू की थी, जिससे फेसलेस, कागज रहित और संपर्क रहित सीमा शुल्क उपाय लाए गए। सितंबर 2020 से हमने रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रशासन के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इससे एफटीए के दुरुपयोग को अंकुश लगाने में मदद मिली है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित बदलावों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे मेरे भाषण के अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिष्ठित सदन को बजट सौंपती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर माननीय मंत्री, आइटम नंबर 1 माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती हूं। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। 1. मध्यम अवधि राजवित्तीय निधि सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और वृहत आर्थिक रूप के साथ संबंधी विवरण। धन्यवाद। आइटम नंबर 4। महोदय, मैं प्रस्ताव करना चाहती हूँ कि वित्त विधेयक 2021 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक को प्रस्तावित करती हूँ। प्रहलाद जोशी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, योर परमिशन। महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का 18वां सदन के पटल पे रखता हूँ। धन्यवाद। वित्त मंत्री जी के वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां उपलब्ध प्रकाशक प्लग पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन प्लग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 पहले के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कार्रवाई देखिए आज की खत्म हो चुकी है और कल शाम 4 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें रही बजट